बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को भी डिस्कस करेंगे। पंजाब के इंतखाबात दर्द सर बन चुके हैं हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। ताज़ा खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है गवर्नर पंजाब को और उनसे मुशावरत वो करना चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से। मुमकिन तौर पर कल जो है मुशावरत जो है उस पर मबनी एक मीटिंग होगी और उसके बाद किसी नतीजे तक पहुँचा जा सकेगा। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि वो हर दरवाजे को खटखटाएगी और अगर आइन का, कानून का बोलबाला ना हुआ तो इस हवाले से वो तहरीक का आगाज़ भी करेगी। साथ ही साथ एक तरफ जहाँ पर पंजाब समेत, KP समेत मुल्क में सियासी जो है वो अदम एतमाद मौजूद है, उस हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसी सबसनाक के अंदर जो मुआशी मामलात हैं वो भी बड़ी बुरी तरह जो है मुल्की हालात को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है, ख़बर है, वो ये है कि गैस के टैरिफ के हवाले से जो समरी है उसको मंजूर कर लिया गया है और अब गैस के अंदर भी जो है घरेलू, कमर्शियल और इंपोर्ट करने वाले जो सार्फिन है गैस को, उनको अब हैवी किस्म के जो इसमें एड ऑन्स हैं उसका सामना करना पड़ेगा। आम शख्स पर इसका कितना असर पड़ेगा, कारोबार पर इसका कितना असर पड़ेगा, और फैक्ट्रीज़ के लिए जो ऑलरेडी अंडर बहुत सारे मसले मसाइल चल रही हैं वो इसको किस तरह लेकर चलेंगे, उसको भी आज प्रोग्राम में मौजूद बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मेरे जो सलमान आबिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वेलकम टू द शो सलमान साहब। एसआर राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। सलमान साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। ये फरमाइए कि पंजाब के अंदर इलेक्शन आप होता हुआ देख रहे हैं 90 रोज़ वाले जो भी एक आइन और कानून कहते हैं, आपको लगता है ऐसा नहीं होगा और नहीं होगा तो फिर क्या होता देख रहे हैं आप सर? देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये गेम जो है इस वक्त जो है अदालत की कोर्ट में है और जाहिर ये लगता है कि मामला जो है सियासी हुकूमत या सियासी अपोजिशन जो है शायद ना तय कर सके। अल्टीमेटली तो मामला अदालत में है। अब हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये सारा मामला जो है हुकूमत इसको सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाना चाहिए और वहां से कोई फैसला लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि हुकूमत को किसी भी सूरत में इलेक्शन जो है वो सूट नहीं करते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे अपना मुर्तज़ा साहब इस बात का हामी हूँ कि 2 सूबाई इलेक्शन और पंजाब में ये जो अपने पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली के बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा। हमें इस वक्त एक जनरल इलेक्शन चाहिए और जनरल इलेक्शन ही मसले का हल है। क्योंकि अगर आप बाई इलेक्शंस में जाएंगे कौमी असम्बली के और फिर 2 इंतखाबात में जाएंगे तो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज्यादा है। तो बेहतर तो ये है कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, उनको मिलकर जो है ना नए आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। यही मसले का हल है। लेकिन अगर हुकूमत इस पे बजद है कि उसने नहीं आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना, तो फिर एक आईनी तकाजा तो यही है कि आपको 2 सूबाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब वो स्टेप जो है ना, इस वक्त तो आप देखिए कि हुकूमत जो है रियासती इदारों को भी अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और अब अदालतों पे भी तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज की आपने गुफ्तगू सुन ली है, जिसमें उसने कहा कि अदालतें आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं। तो अब खतरा ये है कि अगर फैसले इस तरह से आते हैं इंतखाबात के हक में, तो फिर अदालत जो है उसको फरीक बनाया जाएगा, उसको मुतनाज़ा बनाया जाएगा। ये कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जितनी देर तक हुकूमत इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार करेगी, उतनी ज्यादा उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो हालात हैं वो इलेक्शन के बगैर हल होने वाले नहीं है। इलेक्शन जो है वो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है। आप मेरे साथ रहिएगा सलमान साहब। इसार राना साहब, सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि छोड़ दें आपके जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन कॉल अप हो जाने चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, इकनॉमिक हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, मुल्क की ओवरऑल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं, एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर कि क्या इंतखाबात जल्दी आप होते देख रहे हैं, वक्त की ज़रूरत है या आपके ख्याल से नहीं, जिस तरह सिस्टम चल रहा है, जो हुकूमत कह रही है वैसे होना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो नहीं नजर आ रहे इंतखाबात अभी होते हुए। चाहे लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म भी दे दिया है और सुबह इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मिल भी रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अपील टाइप चीज किसी नामालूम शहरी की तरफ से आ जाए सुप्रीम कोर्ट में या कुछ इस तरह का, और फिर वहां पे इस पे बातचीत शुरू हो जाए। तो मुझे अभी तो इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान को जिस तरह हटाया गया और जिस कीमत पे हटाया गया, अगर पंजाब में इंतखाबात होते हैं और इमरान खान अब अगर इलेक्शन हुए तो 2/3 अक्सरियत से आएंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि पंजाब में नून लीग को कोई एक
प्रॉपर कैंडिडेट भी मिल जाएगा चंद लोगों को निकाल के। तो पीपल्स पार्टी का तो वैसे ही इन्ना लिलाए व इन्ना लहराजून हो चुका है। और इमरान खान एक वाज़ेह अक्सरियत से वापस आएंगे। तो अगर वो इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से वापस आएंगे तो फिर जिन लोगों ने इमरान खान को आउट ऑफ द वे निकलवाया तो उनकी तो सारी गेम खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान में ऐसे कैसे मुमकिन है कि वोट इतना ताकतवर हो जाए कि वो बहुत सारे लोगों की और बहुत सारे तगड़े ताकतवर लोगों की ख्वाहिशात को रद्द कर दे। मुझे तो ऐसा कोई सुहाना ख्वाब नजर नहीं आता देखने में भी। तो यानी कि मैं इसका मतलब ये है कि खान साहब फिर सुहाना ख्वाब ही है जो दिखा रहे हैं लोगों को, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान तो नहीं दिखा रहा। अच्छा, इमरान खान तो नहीं सुहाना ख्वाब दिखा रहा। इमरान खान तो जो ग्राउंड रियलिटीज और फैक्ट्स हैं उन पे बात कर रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। हर डेमोक्रेट की ख्वाहिश और हर डेमोक्रेट का मतमे नजर इलेक्शन है। इमरान खान कोई अनोखा ख्वाब नहीं देख रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है या नहीं होता, ये एक अलग डिबेट है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। सलमान साहब, सर ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोगों का खैर ये भी कहना है कि पंजाब असम्बली, केपी असम्बली इन्होंने डिज़ोल्व कर दी और उसके बाद अभी सारा प्रोसेस अदालतों की तरफ जा रहा है और ये डिसाइडेड था, क्लियर था दोनों साइडों को कि इवेंचुअली इस मसले ने सिर्फ जाना है। इस एक्सरसाइज को इमरान खान साहब जो 8 से 9 महीने डिले के बाद उन्होंने शुरू की, ये फौरी तौर पे अगर कर देते तो शायद इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती और ज़्यादा बेहतर होती पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, मुल्क के लिए। तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? वाई आर डिले ऑफ 8-9 मंथ्स? देखिए, कोशिश तो यही थी ना कि किसी तरीके से हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ इस तरह की बातचीत हो कि इमरान खान चाहते थे कि इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए। उसके लिए वो मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ इख्तियार करते रहे। उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी काफ़ी मसाइल थे, इस्तीफों के हवाले से भी, फिर असम्बलियों की तहरीर के हवाले से भी उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना था, पार्टी के अंदर से भी। बहरहाल अल्टीमेटली उन्होंने वही फैसला किया जो वो चाहते थे। लेकिन अब मसला ये है कि गेम तो एस्टैब्लिशमेंट की कोर्ट में है। जैसे इमरान खान ने कहा, असल फैसला तो देखिए ना एस्टैब्लिशमेंट ही करती है। हुकूमत का फैसला अपनी जगह है, मैं लेकिन ये कि एस्टैब्लिशमेंट जब तक उसमें इंटरवीन ना करे कोई बड़ा फैसला होता नहीं है। तो इमरान खान ने जो तो दबाव डालना था वो दबाव का ही नतीजा है कि आज हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भागने की रास्ता इख्तियार कर रही है, क्योंकि इलेक्शन उसको सूट नहीं करता। तो इसलिए इमरान खान का दबाव तो अपनी जगह पे बड़ी अहमियत हामिल है और उन्होंने बिल्ड किया प्रेशर सारा का सारा, और फिर साबित किया जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में और फिर उसके बाद अक्टूबर के इंतखाबात के अंदर, उन तमाम मामलात के अंदर। लेकिन अब मसला यह है कि फैसला कैसे किया जाएगा इंतखाबात का, वो तो देखिए ना एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे लगता है बुनियादी तौर पे फैसला करना है कि वो इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहती है नहीं चाहती। हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान से अगरचे पॉलिटिकल मिस्टेक्स भी हुई हैं बहुत सारी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ये समझते हैं कि इलेक्शन को सूट करता है और ये हमें नजर भी आ रहा है। जैसे इरफान राना ने कहा कि इलेक्शन उनको सूट करता है। लेकिन अब मसला ये है कि एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पर अगर 2 सूबाई इंतखाबात होते हैं तो वफाकी हुकूमत तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है ना, वो उसके अंदर बड़ा इंटरवीन करेगी। निगरान हुकूमत भी उनकी मर्जी की आई हुई है। तो फिर जब इंतखाबात के नताइज अगर इमरान खान के खिलाफ ना हुए, खिलाफ आ गए, तो फिर इंतखाबात की हैसियत मुतराजा बनने के इम्कान भी हैं। वो कहेंगे कि धांधली बड़े वसी पैमाने पर हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि मसला सूबाई इंतखाबात से हल नहीं होगा, अल्टीमेटली तो आम इंतखाबात का रास्ता। लेकिन सलमान साहब फिर ये भी बताएं ना कि देखें, जो आप फरमा रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है, वो समझ आ रही है बात, लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती, आईनी ग्लिचेस या जो मसले मसाइल आए और मामला तो सारा सूबाई इंतखाबात में जाना पड़ेगा ना। तो सर फिर फाइनेंस को किस तरह अफोर्ड करेंगे? फाइनेंस तो शायद बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन से पूछें कि वो 123 नशिस्तों पे फाइनेंस अफोर्ड कर रही है ना। ये जो 123 नशिस्तों पे कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 15 मार्च को और 19 मार्च को, जो वो अपना 1 मार्च में जब 2 जगह पर 33 हल्कों पे और 31 हल्कों पे इलेक्शन करवा रहे हैं, वो कैसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? लेकिन ना ये तो बात छपी। उसके बाद जो बाई इलेक्शन होंगे वो उसके लिए तो उनके पास पैसे हैं ना, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के लिए भी पैसे हैं। जब आम इंतखाबात कराना हो तो आपका दिमाग खराब हो जाता है इनका कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है। अच्छा, फिर आप देखिए सिक्योरिटी इदारों की बातें की जा रही हैं, तो सवाल है कि क्या इंतखाबात के लिए हमें बांग्लादेश से सिक्योरिटी मंगानी है, हिंदुस्तान से सिक्योरिटी मंगानी है? भाई जब आप बाई इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो सूबाई इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? अच्छा, माशी हालात अगर खराब है तो बाई इलेक्शन के लिए हालात क्यों नहीं खराब है? यानी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है ना जी। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद एक फरीक बना हुआ है, हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है और जो इंतखाबात की तारीख देने से गुरेज कर रहा है अभी तक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, जो इरफान राना ने बात की है, बुनियादी तौर पर तो इमरान खान का रास्ता रोकना है ना, यही इस वक्त टारगेट है। वो इंतखाबात अगर उनको लगता है कि इंतखाबात उनके हक में हो सकते हैं तो वो कल इलेक्शन करवा देते हैं।
उनको लगता है कि इंतखाबात हमारे हक में नहीं है, इसलिए इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और इमरान खान इलेक्शन कराने में कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, इलेक्शन मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्होंने सिस्टम को तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया ना कि सिस्टम सारा का सारा जो है वो इंतखाबात को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह सारे जो है वो सिस्टम को रोकने की कोशिश करें। सलमान साहब का फरमाना था। मेरे साथ रहेगा एसआर राना साहब। दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिबेट हो रही है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले जमान पार्क से बाहर से अभी थोड़ी देर पहले गुजरने का मौका भी मिला, तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारे टेंट जो है वो लगे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स वहाँ पे लगे हैं और ख़ासा रश है और ट्रैफिक को भी खासी दिक्कत का सामना है। खैर हम वो समझते हैं कि ज़ाहिर है उनकी मोहब्बत में बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है इमरान खान की मुमकिना या मुबैना तौर पे होने वाली गिरफ्तारी आप देख रहे हैं, एक सवाल। और दूसरा ये कि अगर ऐसा नहीं तो किसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन किसी केस के अंदर देख रहे हैं। इन दोनों में से अगर आप कोई एक चीज़ देख रहे हैं तो उसके बाद आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सूरत हाल होगी? whatever will be the possibilities? देखिए बात यह है, इमरान खान को ये नाअहल करार दे देंगे तो इमरान खान को सियासत से तो बाहर नहीं कर सकते। और अब इमरान खान एक सियासतदान से ज्यादा एक नजरिए की शक्ल इख्तियार कर गए और पाकिस्तान में जो शख्स भी कुछ किसी किस्म की भी पॉजिटिव तब्दीली का ख्वाह है और कोई बात शख्स भी जो ये चाहता है कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम एक तरह का हो और कोई भी शख्स जो ये चाहता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का कौमी खजाना लूटा और वसाइल लूटे वो उनको सजा मिलनी चाहिए, तो इमरान खान पर तो आप नहीं रोक सकेंगे ना। आप ये कैसे मुमकिन है? फिर दूसरी चीज जो बड़ा मैं अभी जो बात क्या कहते हैं मेरा भाई कर रहा था, सलमान कर रहा था, एक जुमला मुझे बड़ा वो हुआ कि जी फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला करना है और ये करना है। भाई अगर सारा फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है तो आप जमहूरियत का ढकोसला क्यों कर रहे हैं? क्यों ड्रामा मचाया हुआ है आपने जमहूरियत डेमोक्रेसी का? तो मेरा ख्याल है कि ये बात जरा क्लियर होनी चाहिए कि क्या सारे सियासतदान जो हैं ये डुगडुगी पे ही नाचते हैं जीएचक्यू की, और क्या ये सारे सियासतदानों की औकात इतनी है कि जब इन्हें ठुड्डा पड़े तो इन्हें वोट को इज्जत हो याद आ जाए और जब इनकी धुम पे हाथ फेरा जाए तो ये धुम हिलाते हुए गाड़ियों के डिग्गियों के अंदर बैठ के निकलना शुरू हो जाए? तो मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो इमरान खान को रास्ता इस तरह रोका जा सकता है। उसे अगर नाअहल करेंगे तो ये उससे ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। भुट्टो को आपने मार दिया, भुट्टो को कब्र में दफना दिया, लेकिन भुट्टो का नाम तो नहीं खत्म हुआ, नजरिया तो नहीं खत्म हुआ। वो तो आप जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो काम एक डिक्टेटर 10 साल नहीं कर सका जरदारी साहब ने बड़े आराम से कर दिया। और लेकिन ये कि भुट्टो खत्म नहीं हुआ, बेनजीर भुट्टो शहीद खत्म तो नहीं हुई। तो सियासतदानों की इवन आप नवाज शरीफ को ले लें, आपने उन्हें नाअहल करार दिया तो क्या नवाज शरीफ की सियासी हकीकत और हैसियत खत्म हो गई? तो खत्म नहीं हुई। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह ये सिर्फ ये सही बात है कि ये इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि या तो इमरान खान को किसी तरह जुबान बंद कर दें हमेशा के लिए या उसे किसी तरह सियासत से उठा के बाहर फेंक दें, क्योंकि ये 13 जमातें, ये सारे इदारे, ये सब इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाए। और उसने अकेले ने ये बताया कि मैं अकेला इस स्टेटस के तमाम ठेकेदारों के सामने ज्यादा तगड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। सलमान साहब, सर देखें, एक तो ये सारा सियासी मामला है और इस पे जो आपने फरमाया बहुत सारे लोग इसे एग्री करते हैं और बहुत सारे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ एक मामला है जो मुआशी मामला है। मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, IMF ने एक ही तरह डील करना है सबको। मैं चाहता हूँ ज़रा आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें कि ये IMF वाला इस वक्त लेटेस्ट जो एपिसोड चल रहा है ये क्या चल रहा है, और IMF ने आज भी अभी देखिए थोड़ी देर पहले खबर आई है कि गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जो है वो देती गई। IMF की शर्त थी, उससे पहले IMF ने शर्त लगाई जी अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी हमें तनख्वाहें और उनकी मुराद जो हैं वो भी हमें जाहिर करें। तो IMF क्या क्या करवा रहे हैं, तो गिरवी रखवाने वाली बातें हैं उनके आगे। कैसे देख रहे हैं इसको सर आप? देखिए IMF तो बुनियादी तौर पे अपनी शराइत के ऊपर ही सारे मामला को तय करेगा ना। अब जो शराइत तय हो रही है, जिनकी बातें अखबारात में भी आ गई हैं, TV पर भी आ गई हैं, और खुद वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने भी इतराफ किया है कि आपने 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने हैं। अब वो टैक्सेस किस पे लगाने हैं? ताकतवर तबके पे लगाने हैं या कमजोर आदमी पे लगाने हैं?
अब हमारे यहाँ तो तरीका वारदात ये है ना कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगाते नहीं है जिन लोगों पे लगाने चाहिए। करेक्ट। तो अब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। आपको बता दिया उन्होंने कि महंगाई का एक रेला आएगा, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, और साथ साथ जो है अपना पेट्रोल और इसमें लेवी वगैरह बढ़ाने की बातें हो रही है, डीजल की कीमतें हैं। तो एक बड़ा रेला तो आ ही रहा है ना महंगाई का, और इसी वजह से हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में उन्होंने एक मिनी बजट भी पेश करना है। तो उसके नतीजे में तो फिर एक नया रेला आएगा ना। देखिए, असली तौर पे तो इकोनॉमिक्स को डील करने का तरीका ही होता है ना कि आप अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें इकोनॉमिक, और उन लोगों पे तब ज्यादा टैक्स लगाएं जो ज्यादा मरात याफ्ता तबके हैं। लेकिन हम तो लगाते उन्हीं पे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ताकि आम आदमी पे ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जाए। तो इसी वजह से लेकिन सर, ये किसी हुकूमत ने मसला सॉर्ट आउट नहीं किया इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और सॉर्ट आउट इसलिए नहीं हो सकता, सॉर्ट आउट खान साहब ने भी नहीं किया ना सर ये। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकता कि सब लोग एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत इकोनॉमिक्स के तहत आते हैं, जज्बाती अंदाज से इकोनॉमिक्स को चलाने की कोशिश करते हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पर इकोनॉमिक्स डील करते हैं। जो हमें लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, मिड टर्म प्लान चाहिए, वो हमारे पास होता कोई नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी जो है वो सारी की सारी इंटरनेशनल मालियाती इंस्टीट्यूशन पे होती है। हम अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाते, हम अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं करते, तो इसलिए इसमें कोई मसला ये तो फिर सर हम इस पे मौजूदा हुकूमत को क्यों मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं? इमरान खान साहब ने मैं तो नहीं देता, मैं तो ये नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है, मैं तो कहता हूँ सारी हुकूमतें जिम्मेदार है। माशियात का बुरहान जो है वो किसी एक हुकूमत का पैदा करता तो नहीं है ना, सबका पैदा करता है। लेकिन मसला ये है कि ये तो हमें कहते थे, हम तजर्बाकार लोग हैं, हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। डार साहब ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अमली नतीजा क्या निकला? वही निकला है ना जो बाकी लोगों के साथ होता रहा। इसलिए फेलियर तो बनता है ना बहुत बड़ा, तो कोई भी हुकूमत हो। अच्छा, फिर ये बताएं सलमान भाई, ये बताएं कि ये तो चले करना मजबूरी है, आपने कह दिया ये करें या पहले करें, पहले उन्होंने गलत किया या ये गलत कर रहे हैं, जो भी आप इसको नाम, अब इस सब सना के अंदर आम आदमी क्या करे, आम शख्स कहाँ पे जाए, उसके बारे में तो बताएं। देखिए, आम आदमी का तो मसला मुझसे ज्यादा शायद इरशाद राणा साहब इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी का तो मसला पाकिस्तान की सियासत में है ही नहीं ना। कौन आम आदमी के लिए माशी मामले में फंसे हुए हैं लोग, वो क्या करें? माशी मामलात में बात यह है कि माशी मामलात में फंसे हुए हैं, तो माशियात को दुरुस्त करने के लिए आम आदमी को बुनियाद बनाए ना। आप माशियात को दुरुस्त करने के लिए ताकतवर तबकों को बुनियाद बनाते ना, तो उसका फिर नतीजा भी आप भुगतने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आम आदमी की जो सियासत इस वक्त कमजोर है ना बहुत सारा, और उनके लिए तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास जो है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बात बड़ी बुनियादी सी है कि जब तक आप एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म नहीं करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को तलाश नहीं करेंगे, आपके मामला हल नहीं हो सकेंगे ना। प्रॉब्लम भी है। ठीक है, आप मेरे साथ रहे। राणा साहब, सर ये फरमाएं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, सलमान साहब भी कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े समझदार एक्सपर्ट हैं सारे इक़्तिसादी मामलात के, वो ये कहते हैं, इवन शब्बर जैदी साहब हमारे शो पे आए, वो भी ये बात कह रहे थे कि मुल्क हालत जंग अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर है, अगर आप इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी के हवाले से बात करें तो, और पाकिस्तान यूँ समझ लें कि तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने के करीब करीब है। अगर हमने बहुत बड़े बड़े मैसिव स्टेप्स ना लिए तो आपको लगता है कि हमारा टेम्परामेंट इसका, या इमरान खान साहब की या किसी भी हुकूमत का ऐसा है या रहा है कि वो ऐसे बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेंगे ताकि लोगों को सेव किया जा सके, उनके सेवियर के तौर पे कोई बंदा सामने है, या लेकिन नहीं, अवाम को सब कुछ बर्दाश्त करना होगा? देखिए, बात यह है कि जो ये मौजूदा हुकूमत है ना तो इसके पीछे कोई मैंडेट है, ना कोई विल और ना कोई विजन। इनके पीछे तो कुछ भी नहीं है। इनके पीछे तो सिवाय अपने मुकदमात का इखराज, नैब अमेंडमेंट और अपने बच्चों का दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा तो कोई एजेंडा नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स तो वो लोग स्टेप लेते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके जो ओहदेदार, सरकारी ओहदेदार, वजीर आजम, ये जो भी होते हैं, ये बाहर जाते हैं, बाहर जाके सरमायाकारों से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करके कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर कोई सरमायादार ये कह दे आपको कि सर आपने तो खुद सारी लंदन में इन्वेस्टमेंट की हुई और दुबई में की हुई है, आप हमें कह रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमारी क्या औकात रह जाएगी? दूसरी चीज, आप कहते हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स तो वो लेने चाहिए। भाई, जिन्होंने इस सिस्टम के जो बेनिफिशियरी हैं वो पागल है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई स्टेप लेंगे और अवाम को रिलीफ दिलवा देंगे। उनकी नजर में तो जो अवाम है वो एक ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनके ऊपर उन्होंने हुक्मरानी करनी होती है, और जब हुक्मरानी नहीं करती तो वो लंदन चले जाते हैं। इससे बड़ा तमाचा हमारे निजाम पे हो सकता है कि 4 साल अदालतों को मतलूब रहा,
वजीर आजम के तैयारे में भागा, फिर वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आया और आके उसने वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया। दुनिया के किसी महज़ूब मुआशरे में ऐसा होता है? दुनिया के किसी महज़ूब मुआशरे में ऐसा होता है कि एक बंदे पे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म लगनी हो और जज पूछे कि जी मुलजिम का है, तो काजे वो तो वजीर आजम हो गए जनाब, तुसी भी सलाम करो उन्होंने। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहे भी। मैंने आपसे राणा साहब और बातें करनी है, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले वेरी क्विक कमेंट सलमान साहब आपसे चाहिए ब्रीफली। नून लीग को लेके हर वक्त ही बातें होती हैं कि नून लीग के अंदर दरार है, शीन अलहदा है, नून अलहदा है, वगैरह वगैरह। अभी मरियम की लीडरशिप के अंदर नून लीग के हवाले से खासे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। बहुत सारे उनके लीडरान जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं उनकी भी शिरकत ना करना भी उसमें एक चीज़ है। आपको कुछ लग रहा है कि कुछ ज़्यादा डिवाइड हो चुका है, या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ फर्जी हैं सारी चीज़ें? सलमान साहब जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो मुस्लिम लीग के अंदर एक प्रॉब्लम तो है ना। जब खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि उनके लीडर नवाज शरीफ है, वो मरियम को अपना लीडर नहीं मानते, इसका मतलब है मरियम की पॉलिटिक्स के ऊपर तो पार्टी के अंदर रिजर्वेशन है ना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब क्यों मानेंगे मरियम को लीडर के तौर पे? और मैं तो बार बार कहता हूँ ये मुस्लिम लीग नून की लड़ाई कम है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर विरासत की लड़ाई ज्यादा है कि किसने आगे लीड करना है पार्टी को, मरियम ने करना है या शहबाज शरीफ खानदान ने करना है। तो ये बुनियादी तौर पे तो विरासत की लड़ाई है। अब उस पर रिजर्वेशंस भी हैं, बहुत से लोगों की हैं, कुछ की खुल के सामने आ गई हैं, कुछ की आगे आ जाएंगी। लेकिन एक चीज तो ये नजर आ रही है ना कि अब पार्टी के अंदर ये रियलाइजेशन आ रही है कि ये सारा जो रिजीम चेंज के बाद हमें हुकूमत मिली है, ये हमारा गलत फैसला था। इसका अल्टीमेट नुकसान जो है पार्टी को हुआ है। अब आम इंतखाबात में सबसे बड़ा मुस्लिम लीग नून के लिए मसला ये है कि वो किस बयानिए के साथ इंतखाबात में जाए। उसके पास तो कोई नैरेटिव भी कोई नहीं है, ना हुकूमती परफॉर्मेंस है, ना कुछ चीजें हैं। और अब जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने अपना कॉलम लिखा है जनरल बाजवा के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब है रिजीम चेंज हुआ है और उनकी हुकूमत को जबरदस्ती घर भेजा गया है, तो वो नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें अब ये जो अपना मेहताब अब्बासी हैं वो गए, उन्होंने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि रिजीम चेंज में हमने हुकूमत क्यों कबूल की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को कहा था कि हमें इंतखाबात का फौरी तौर पर रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए तहरीक एतमाद के बाद। तो पार्टी के अंदर रिजर्वेशन तो है ना। फिर एक मुस्लिम लीग लंदन से चलाई जा रही है, एक मुस्लिम लीग लंदन से चल रही है, एक मुस्लिम लीग मॉडल टाउन से चलाने की कोशिश की जा रही है। इख्तलाफात है, लेकिन अब इन इख्तलाफात की नोयत ये कहना कि जिसके अंदर पार्टी के अंदर दो धड़े बनने जा रहे हैं वो उसके चांसेस तो कम है, लेकिन पार्टी के अंदर ये रिजर्वेशन रहेंगी। और खास तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो शायद मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट रह सकती है, लेकिन अगर मरियम की क़यादत होगी तो फिर यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून में मजीद दरारें होंगी, हालात ख़राब होंगे मुस्लिम लीग के आपस में जुड़े रहने के हवाले से। हमें ज्वाइन किया था सलमान आबिद साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और वहीं से वापस आएंगे। सार राणा साहब हमारे साथ होंगे और डॉक्टर कैस असलम साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सदीक साहब, एडवोकेट हैं और बहुत ही करीब से मामलात देख रहे हैं कानूनी, और बहुत मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो लीड भी कर चुके हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर कैस असलम साहब, एक्सपर्ट हैं मुआशी मामलात के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अज़हर सदीक साहब, सर मैं आपसे एक नुक्ते के ऊपर चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। वो है पंजाब के अंदर होने वाले जो मुमकिन तौर पर इंतखाबात हैं, जो आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर होना तय है, जुडिशल है मामला, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने तलब भी कर लिया गवर्नर को। ये किस तरफ बढ़ रहा है, कानून आइन क्या कहता है, और उसकी मुमकिन तौर पर जिस तरह पीटीआई कह रही है कि जिसकी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की गई हम ऐसी की तैसी करेंगे, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ समझ आ जाना चाहिए कि 14 तारीख को असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं। 90 दिन के अंदर ये पूरी पाकिस्तान के और दुनिया से बाहर हर एक का कंसेंसस है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है और वो आगे हो नहीं सकते। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है। और लफ्ज जो कि नेगेटिव काउच हुए, नॉट लेटर देन 90 डेज, और 14 से लेकर 31 तक 17 दिन वो गुजर गए, और 1 जनवरी से लेकर कल तक जो है ना ये तकरीबन 59 डेज गुजर गए। अगला जो मामला है वो सेक्शन 57 के तहत है। 54 दिन का शेड्यूल आता है और 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना, 61 दिन वो बनते हैं। तो आज पहला दिन है
अदालत की तौहीन का और 90 दिन को क्रॉस करने का। अच्छा, इसीलिए तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन तो जेहन में रख लें कि गवर्नर तो बिल्कुल ही, चूंकि वफाकी हुकूमत, गवर्नर पंजाब, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ये सब एक पेज के ऊपर है, इनमें कोई भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। और कमाल की बात है, जिमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, जैसे इस्तीफे दिए हैं फौरन, और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, पैसे भी आ गए। अब जो बहाना बना रहे थे, लाहौर हाईकोर्ट के सामने जब मामला आया तो वहां चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने बताया जी हमें जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम कर देंगे। यानी और वो रकम भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन तकलीफ दे बात बड़ी है। और मैंने एक तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है, एक दरखास्त दायर की है कि सेक्शन 57 के तहत जो है वो सदर पाकिस्तान में पोल डे, यानी जरा फर्क डालना है कि पोल डे से मुराद है इलेक्शन के दिन का ऐलान करना है। ये दिन का जो ऐलान करना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन दिया हुआ है सदर पाकिस्तान को, नेशनल असेंबली के हवाले से, सूबाई असेंबली के हवाले से गवर्नर को दिया था, लेकिन गवर्नर अपने इख्तियारात जानबूझ के इस्तेमाल नहीं कर रहा है और आइन का आर्टिकल 4 और 5 जहां तोड़ रहा है वहां हलफ भी तोड़ रहा है। और ये बार बार गवर्नर के वोकला ने भी कोशिश की इसको लटकाने की। अदालत के सामने जो बात रखी गई थी आइन के आर्टिकल 105 के तहत रखी गई थी कि 105 में पहले पोल डे देना, पोलिंग का ऐलान करना है, इलेक्शन की डेट का देना है, फिर केयर टेकर कैबिनेट बनाना है। पर यहाँ केयर टेकर कैबिनेट बना ली और केयर टेकर कैबिनेट ट्रांसफर पोस्ट से आपने सारा देखा, वो सियासी हुल्लड़बाजी चल रही है, उन्हीं लोगों को, वही सियासी जमातों को फायदा देने की बातें हो रही हैं, लेकिन मेरिट पे कोई काम हो नहीं रहा है। ये वो मामला है कि जहां जुल्फकार अली भुट्टो जैसे थे, एक बहुत कदावर लीडर का, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी कदावर, आपने आवाजें शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह से सुन ली, आपने वहां ताज हैदर से आवाजें सुन ली, आपने फरदुल्ला बाबर से ये आवाजें सारी सुन ली हैं कि वो कह रहे हैं कि आइन को तोड़ा नहीं जा सकता, जो डेट दी गई है उस डेट के मुताबिक इलेक्शन ऐलान करना है। लेकिन जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने है ना जी। ठीक है, मेरे साथ रहेंगे डॉक्टर कैस साहब। सर ये फरमाएं कि खैर इक्तिसादी मामलात तो बहुत ही एक ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर जा चुके हैं आम शख्स के लिए कि उसके लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल है, हुकूमत के लिए भी मुश्किल है, और हुकूमत कहती है हमारे लिए मुश्किल है, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। अब कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं तो पैसा अवेलेबल है, अगर प्रोविंस के होने हैं तो पैसा अवेलेबल नहीं है। ये फरमाइए कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी इकोनॉमिक होती है कि जहाँ पे आपने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ज़िमनी इंतखाबात फॉर नेशनल असम्बली और फॉर प्रोविंशियल असम्बली, ओवरऑल जनरल इलेक्शन के हवाले से कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट की जा सके जस्ट टू सेव इकोनॉमी? देखें, बात यह है कि पहली बात तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको आप जो असेंबलियां तोड़ना है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसी वक्त भी तोड़ी जा सकती हैं, तो उसके 90 डेज पे ये 10 दफा भी तोड़ी जा सकती हैं, तो पैसा उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे भी आपके प्रिंटिंग है जो क्या उसका नाम, बैलेट पेपर्स, और वो काम है मिंट का। दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट्स तो पहले भी ठेके पे काम करवाती हैं, पहले काम करवाती हैं और फिर तो वो अगले बजट में रखा, मिनी बजट आ ही रहा है, सागदार ने कह दिया कि मिनी बजट आ रहा है तो उसमें रख लें ये पैसे। जब आप IMF के कहने पे नए टैक्स लगा रहे हैं तो थोड़े से टैक्स और लगाने पड़ेंगे ना आपको। सो ये नहीं हो सकता कि पैसे ना हो। और एक और वर्जन भी है दैट द गवर्नमेंट के पास एक प्रिंटिंग प्रेस भी है, नोट प्रिंट भी किए जाते हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मगर ये कई देखें प्राइम मिनिस्टर के पास भी और प्रेसिडेंट के पास भी ऐसे फंड होते हैं जो डिजास्टर्स में यूज हो जाते हैं, उनके डिस्क्रिशनरी फंड्स हैं, तो पैसा तो निकल सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, जब इतने महदूद वक्त के लिए सारा करना हो, यानी कि 2-4 महीने बाद हम कहते हैं जी वैसी मुद्दत पूरी हो जाएगी और आप अपने जो है वो पैसे लगा दें, करोड़ों रुपए इसके ऊपर लगा दें, तो क्या ये वायबल आपको लगता है कि ऑप्शन है? और इसके ऊपर देयर शुड बी समवन हु शुड टेक सम स्टांस कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करने दे सकते। बात ये है कि ये तो अब डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हैं इन द कॉन्टेक्स्ट। जब ये कह दिया, अब वो जो रेजिग्नेशंस थे उसके ऊपर तो आप ज़िमनी इंतखाब कर ही रहे हैं ना,
तो प्रोविंशियल असेंबलीज तो जब इलेक्ट होंगी तो वो कुछ अरसे के लिए तो नहीं होंगी, वो तो अपनी मुद्दत के लिए होंगी। वो जो फेडरल असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसके लिए जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है वो तो इन अ वे फिर से आपको जैसे असेंबली डिसॉल्व होंगी अपनी मुद्दत अगस्त में या सितंबर में पूरी हो रही है तो वो फिर से होनी पड़ेंगी। वहाँ तो इन अ वे कुछ किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली ये लीगल एक्सपर्ट्स ज़्यादा बता सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं तो ये बात होगी ना कि अगर इलेक्शन इतने करीब है तो फिर आप को 2 दफा इलेक्शन करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ये मनी पैसे का ज़िया तो होता है, बट एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी के अपने वो हैं जिसको कहते हैं खूबसूरतियां भी हैं, उसके प्रॉब्लम्स भी हैं कि ये डिसॉल्व भी होना और इलेक्शन भी होना। असल में आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब। इसी नुक्ते को जो आपने रेज़ किया है हम अजहर साहब के पास लेके जाते हैं। अजहर साहब ये फरमाएं कि प्रोविंशियल असम्बली अगर वो 90 रोज़ वाली ख़त्म कर देते हैं और मसला सॉर्ट आउट हो जाता है, ये कब तक के लिए लेजिट है, वैलिड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि फेडरल गवर्नमेंट जिसमें ज़मीनी इंतखाबात के लिए दे आर ओके, अगर वो हो जाते हैं तो वो कितने अरसे के लिए वैलिड है, मतलब थोड़ी सी वैलिडिटी ऑफ द टाइम स्पैन बताइएगा हमारे लोगों को, आइन कानून क्या कहता है इस हवाले से। अच्छा देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, आईने पाकिस्तान जब बना तो पता था ना उसको कि इलेक्शन पहले भी होने हैं, बाद में भी होने हैं, नेशनल असेंबली की हो सकते हैं, सूबाई असेंबली की हो सकते हैं। असल में इस वक्त जो मसला ये है कि ये सारे आपस में मिल गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी, वफाकी हुकूमत भी, केयर टेकर सेटअप भी, गवर्नर भी, और इनका मकसद सिर्फ यही है कि इलेक्शन आगे ये आइन तोड़ रहे हैं, आइन के आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी हो रही है, ओथ तोड़ रहे हैं। और सेक्शन 69 अगर इलेक्शन एक्ट का देखें तो उसमें लिखा है सिंगल पोल की बात की गई है, लेकिन साथ बताई असेंबली, और असेंबली डिफाइन की गई है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली डिफाइन नहीं की गई है। और 90 दिन का दिखाने का मकसद भी देखा जाए, जब वक्त से पहले अगर डिसॉल्व होंगी तो ज्यादा टाइम दिया गया हुआ है। अगर ये अपने टाइम मुद्दत पूरी करके जाए तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। यानी आप यहां से अंदाजा लगाएं कि उसमें कितनी दिखानी, और ये टाइम इसीलिए पहले दिया जाता है कि आप और दूसरा देखिएगा, इलेक्शन का खर्चा जितना भी आना है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आना है, तो वो तो पैसा आप रोक नहीं सकते हैं, जो मर्जी कर ले। अदालतों के मामला चलने हैं तो वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आने हैं, ये भी वहां से आने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ विल चाहिए, और विल इनकी है नहीं, क्योंकि अपना हुकूमत मिली हुई है, वफाकी हुकूमत, पंजाब और सिंध के अंदर इनकी अपनी हुकूमत है, बलोचिस्तान के अंदर इनकी अपनी हुकूमत है। 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, इस्तीफे जा चुके हैं 123 लोगों से जायद के, और 65% के करीब ऐसे लोग हैं कि जो नुमाइंदगी नहीं है। जब इतने लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, इनकी लेजिटिमेसी कैसे बरकरार रह सकती है? और इस लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए आपको जल्दी इलेक्शन की तरफ, यानी अब तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। और मेरे पास तो इतला ये भी है, आज आप पोल डे दे लें, आप नोट कर लीजिएगा डार साहब, आज आप पोल डे दे लें, उसके कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व होने जा रही है। अच्छा। आप सुनेंगे कि नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व होगी, और ये इलेक्शन मैं तो इकट्ठे देख रहा हूँ अप्रैल और मई के दौरान। इस पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, यानी तरीका क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कोई खबर है आपके पास अजहर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने इलेक्शन करना है तो पोल डे देने के बाद शेड्यूल अनाउंस कर दे, शेड्यूल अनाउंस होगा, इन बिटवीन नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसका भी शेड्यूल बना के पोल डे जो है वो एक हो सकता है कि आप पोल डे दोनों का, यानी आईनी तौर पर नहीं है, लेकिन आप दोनों के इलेक्शन करने के लिए कि खर्चा बचना हो या ऐसी कोई बात आनी हो, लेकिन आप खर्चे की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन करवाएंगे नहीं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने जा रहे हैं और अप्रैल मई के अंदर आपको नजर आ रहे हैं इलेक्शन। खैर बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे और बहुत सारे मुमकिन ऐड करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था अज़हर सदीक साहब ने, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कैस असलम साहब ने ज्वाइन किया, माहिर मुआशियात हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम के वक्त नाज़रीन खत्म हो जाता है। हालात हाज़िरा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।